अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज एक बार फिर हम कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत के ऊपर काम कर रहा है, पिछले कई हफ्तों से तकरीबन 2.5 माह के करीब हो चुके हैं कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में। और भारतीय फ़ौज जो तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा उसकी तादाद है, उसने निहत्ते कश्मीरियों को 110 से ज़्यादा कश्मीरी को शहीद कर चुका है और सैकड़ों की तादाद में मासूम बच्चों को, मासूम बच्चियों को, ख़वातीन को और जितने भी जवान और बूढ़े हैं उनको ज़ख्मी किया है। ख़ासकर 300 से ज़्यादा को नाबीना कर चुका है। जिस किस्म की वहाँ पे वो बर्बरियत अपनाई हुई है भारतीय हुकूमत ने और भारतीय अफवाज ने। आज उनके वज़ीर ख़ारजा है सुषमा स्वराज, उसने जो तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में बलूचिस्तान के हवाले से उसने बात की। इसका मकसद ये हुआ कि गुलभूषण की जो जितने भी हक़ाइक़ थे उनको आज भारत ने एक मरतबा फिर, यानी पहले मोदी जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने 15 अगस्त को उसको तस्लीम किया था, जो ख़िताब किया उसमें उन्होंने बलूचिस्तान की बात की। और आज दोबारा से जो बात अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी वज़ीर ख़ारजा ने किया है, इसका मकसद ये है कि उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दहशत गर्दी में पूरे के पूरे मुलव्वस हैं और बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी दहशत गर्दी की जा रही है उसके पीछे भारत का हाथ है। और कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामाल की जा रही है, दुनिया की आंखों में धूल जोड़ने की कोशिश की सुषमा स्वराज ने, और उन्होंने कोशिश की कि मिसलीड किया जाए, पूरी बैन-अक़वामी बिरादरी को मिसगाइड किया जाए। लेकिन उनके अल्फाज में उनकी जो आंखें थी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसके अंदर एक रिदम हमें दिखाई नहीं देता था, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि भारत कश्मीर के अंदर किस किस्म का खेल, घिनौना खेल जो है वो खेल रहा है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब जहां शेखज़ई साहब, PMLN के आप मरकज़ी रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए। और अली मोहम्मद खान साहब, रुकन कौमी असम्बली के PTI के आप रहनुमा हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं जी। जान साहब, आज की जो तकरीर थी, ये तो सबको मालूम था कि वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करेंगे और इंडियंस, और जो कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको तस्लीम कभी भी नहीं वो करेंगे। तो ये आप समझते हैं कि बैन-अक़वामी बिरादरी को भारत जो है वो मिसलीड करने में कामयाब हो सकता है इस तरह की तकरीर करने से? मेरे ख्याल में तो अभी तक मुझे जो नज़र आ रहा है कि इंडिया जो डिप्लोमेटिक तरीके से कैंपेन चला रहा है वो उन्हें खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली, मुझे नाकामी नज़र आ रही है। एक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का मसला है। लोग क्या ये नहीं देख रहे हैं कि कश्मीर में शूट टू किल पॉलिसी है, 70 से ज़्यादा लोग मरे हैं, पिछले तकरीबन 2 महीनों से ज़्यादा कर्फ्यू है। और जो कुछ आपने जिस तरीके से मिस हैंडल किया, किसी भी डिप्लोमेट से आप पूछिए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का बयान है बिल्कुल दुरुस्त है। दुनिया को जो है ये खामोशी प्रैग्मेटिक रीजन की वजह से दुनिया ने अडॉप्ट की है। तमाम जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर ह्यूमन राइट्स काउंसिल तक, वो उनको के खिलाफ इंडिया में बंद है, कश्मीर में बंद है। और एक ही बात हो रही कि वहाँ ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। पाकिस्तान में मुझे दिखाएं शूट टू किल पॉलिसी, 7 मिलियन फौज, 7 लाख फौज और हैवीली मिलिटराइज्ड जोन, कोई मुझे बता दें, जीरो। फिर उसने बात की है कि स्टेट टेररिज्म, ये ऑन रिकॉर्ड है, स्टेट टेररिज्म में इंडिया का हाथ है, रहा है। 71 की बात की गई, मोदी साहब ने जाके बांग्लादेश में कहा कि 71 में मैंने भी हिस्सा लिया था, कि पाकिस्तान किस तरह टूट गया है और उसका मैं भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। ये क्या आपने इंटेलिजेंस एजेंसियों ने लिखे हैं कि 71 की पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का हाथ है, और आप ये एडमिट कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। बलूचिस्तान की सूरत हमारे सामने है। उनका जो एक एक्टिव स्टेट, उनका एक ऑफिसर, नेवल ऑफिसर गुलबाशन यादव, वो पकड़ा गया है। जो लेफ्ट ओवर TTP और दूसरे ग्रुप्स हैं, उनकी अफगानिस्तान में उनका कनेक्शन उनके इंडिया और इराक के साथ इस्टेब्लिश्ड है। तो पाकिस्तान खुद स्टेट टेररिज्म का शिकार है और वो इंडिया कर रहा है। तीसरी अहम बात उन्होंने की कश्मीर की, कि कश्मीर अटूट अंग है, ये इंडिया का हिस्सा है। अगर सिर्फ एक सवाल हम करें कि
क्या मिस राजीव गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नहीं थी? क्या वो उन्होंने शिमला मुआहदा नहीं किया था जिसमें तमाम दो तरफा मामला कश्मीर को भी आप मुज़ाहरात करेंगे कश्मीर के ऊपर? फिर जिस यूएन में आज उन्होंने तकरीर की उसकी रेजोल्यूशंस हैं कि यूएन को की प्लेबिसाइट, खुद नेहरू साहब गए वहां पे और उन्होंने यूएन से सीख किया, ये आज भी वहां पे है, रिडेंडेंट नहीं हुए, आज भी उसी यूएन का हिस्सा है। ये अलग बात है कि यूएन का ज़मीर आज क्यों सोया हुआ है, वो अलग डिबेट है। और अहम बात उन्होंने की है बलूचिस्तान के हवाले से, फिर कोशिश की है कि कश्मीर और बलूचिस्तान का कोई लिंक बनाया जाए, लेकिन फिर दुनिया जो है, दुनिया को मालूम है खामोशी उनकी जो है प्रैक्टिकल पॉलिसी है, लेकिन समझ आप उनकी है, किसी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बलूचिस्तान कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो कश्मीर की सूरत हाल से आप कंपेयर कर सकते हैं। और सबसे अहम बात ये कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड रीजन है, पाकिस्तान लिजिटिमेट पार्टी है। इंडिया बलूचिस्तान पाकिस्तान का मसला है, इसमें इंडिया का कोई बिजनेस नहीं है। अगर पाकिस्तान पे कोई इल्ज़ाम आता है, अगर कोई और मुल्क जिसके हाथ साफ हों, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, जिस पे एलिगेशन ना हो, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा मुल्क जिसमें अभी तक 60 ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, कश्मीर से लेकर खालिस्तान, तामिल रीजन, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे आज भी ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। अब बलूचिस्तान को लाना और उसको कश्मीर के साथ मुवाजना करना, ये मेरे ख्याल में सूरज को जो है आप एक कंदील दिखाने के मुरादिफ ये कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारी वहाँ पे मुस्तकिल मंदूब है मलिहा लोधी साहिबा, उन्होंने भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा ये पैक ऑफ लाइज हैं जो उन्होंने तकरीर की है, उन्होंने ये झूठ बनी है। तो दुनिया को आप ये नहीं बता सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो इशूज हैं उसको आप रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम माजी में कश्मीर की वजह से 3 जंगें हमने लड़ी हैं, हमने और बहुत से इशूज हैं। तो कश्मीर इज देयर, इट्स डिस्प्यूटेड रीजन। पाकिस्तान जो है लिजिटिमेट पार्टी है, बेशक इन्हें 10 दफा बीजेपी की अटूट अंक है, लिहाजा इस जो इंटरनेशनल कंपेयर है कश्मीर के हवाले से इंडिया आइसोलेटेड है। अली साहब, आज की जो स्पीच है और प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी, खातून की अगर स्पीच को देखा जाए, उसको सुना भी जाए, तो उसके अंदर हमें रिदम दिखाई नहीं देता। क्योंकि जब आप मुसलसल झूठ बोल रहे होते हैं और हकाइक को मसक कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर झोल दिखाई देता है। और वो आज उस फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उसकी तकरीर के अंदर हमें दिखाई दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वहाँ पे बैनुल-अक़वामी बिरादरी बैठी है जनरल असम्बली के अंदर, वो अब उस तरह से उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी का इस इशू पे यहाँ पे आज स्पीच ना करना पाकिस्तान की बहुत बड़ी ईद है कि नरेंद्र मोदी ने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ महसूस नहीं की और सुषमा स्वराज को उसने भेजा। देखें, 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे पाकिस्तान का थोड़ा सा केस ख़राब हुआ है। एक जो अच्छा हुआ, जो प्लस पॉइंट है, नवाज शरीफ ने वहाँ पे स्पीच की है, उसमें कश्मीर का हमारा प्रिंसिपल स्टैंड उसने अच्छे तरीके से पेश किया है। लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ मियाँ साहब की स्पीच में थीं। देखिए, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत अपोजिशन के मेंबर के, मेरा ये काम है कि जो मुझे बेहतर लगे मैं वो बात करूँ। मैं समझता हूँ प्रिंसिपल स्टैंड जो पाकिस्तान का है कि वहाँ पे प्लेबिसाइट हो, कश्मीरों को खुद इरादियत मिले, वहाँ पे हिंदुस्तान को कोई हक नहीं है कि जुल्म करे, लोगों को मारे और वहाँ पे लोगों को बंदूक के जोर पे वो पाबंदी हासिल करे। सारे पॉइंट्स मियाँ साहब वहाँ पे पेश किए, जो कश्मीरी लीडरशिप ने भी अप्रिशिएट किए, हम सबको नहीं किए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे समझ नहीं आती कि क्या मियाँ साहब की प्लानिंग में कमी थी, क्या प्रॉपर प्लान नहीं था। देखें, एक बात तो मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो बिलावल भुट्टो अक्सर बात करता है, मैं उससे नहीं एग्री करता कि मोदी के यार को गद्दार को फलाना। मैं समझता हूँ ना बिलावल गद्दार है, ना नवाज शरीफ गद्दार है, खुदा न खास्ता, ना इमरान खान, ना मौलाना फजल रहमान। अगर कोई गद्दार हम में एक है तो वो अल्ताफ हुसैन, जो वहाँ पर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाता है। बाकी हम सब के तर्ज हुकूमत पे आप एतराज़ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब के तर्ज हुकूमत पे और उनके तर्ज खिताबत पे उसने मुझे एतराज़ है। एतराज़ ये है, क्या अगर ISI का खुदा न खास्ता हमारा कोई ऑफिसर हिंदुस्तान में गिरफ्तार होता, जिससे हमने कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया, क्या नरेंद्र मोदी उस पर खामोशी इख्तियार करता? वो पूरी दुनिया में हमारा मुंह काला करवा देता। मैं समझता हूँ उस दिन कुलभूषण यादव पे खामोशी बड़ी मानी खिजा, बस हवालिया निशान है।
یہ ایک ایسی چیز تھی کہ آپ نے سرونگ را کے ایجنٹ کو پکڑا اور اس پہ آپ نے دنیا کو بتایا ہی نہیں. دوسری چیز آپ یہ کہا کہ میں نے ڈوسیئر جو ہے اس کو دے دیا ہے جنرل سیکرٹری کو, بان کی مون صاحب کو. سوال یہ ہے یہ کوئی سیکرٹ چیز نہیں ہے, یہ تو دنیا کو دکھانا تھا. شروں لگے چہرے ہمارے بچوں کے وہ تو دنیا کو دکھانا تھا. وہ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ اسپیچ سے پہلے آپ پورا سرکولیٹ کرا دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شروں لگے چہروں بچوں کے ان کے پکچرز لوگوں کو آپ دکھاتے اور آپ اس پہ اگریسو لابنگ کرتے. میں سمجھتا ہوں یہ کچھ سٹیپس غلطیاں ہوئی. اور ایک اور چیز میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو جان زئی صاحب نے جو چیزیں آج بیان کی ہیں, یہ جو وہ آخری کچھ چیزیں جان صاحب نے بیان کی ہیں یہی اٹھا کے میاں صاحب بول دیتے آدھا کیس جیت جاتے. دیکھیں ہمیں نقصان ہمارے کشمیر کو اس میں ہوا ہے, یہ جو اوڑی کا حملہ ہوا. اب یہ جو ہے اس سے پہلے سارا فوکس کشمیر پہ ظلم پہ تھا ہندوستان کر رہا ہے. اوڑی میں جو ڈرامہ کھیلا نا ہندوستان نے, فوکس انہوں نے اس سے ٹیررزم کی طرف موڑنے کی کوشش کی. اور یہ ثابت لیکن وہ کامیاب تو نہیں ہوئے. میں بات کروں اس ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کو ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے. اگر وہاں پہ قومی جو ہے جنرل اسمبلی ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب میاں صاحب یہ بات بھی کر رہے تھے دنیا کو, دیکھیں دنیا کو نہیں پتا, آپ بتانا ہے آپ کا کیس کس نے لڑنا ہے. آپ کا کیس کسی نے نہیں لڑنا, آپ کا کیس آپ نے لڑنا ہے. اگر آپ وہاں پہ یہ بات کر دیتے دنیا کو کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے نریندر مودی جو پچھلے سال بنگلہ دیش میں جا کے بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے پاکستان کو 1971 میں توڑنے پہ بحثیت وزیر اعظم ہندوستان سووینیر لے چکا ہے اور اس نے وہاں پاکستان کو توڑنے کو اون کیا. آپ دنیا کو بتا سکتے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو دہشت گرد ہے, جو لوگوں کو مارتا ہے اور جو ملکوں کو توڑنے پہ انعام لیتا ہے. دیکھیں اس طریقے سے آپ کیس بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں بنیادی نقطے جو تھے وہ میاں صاحب نے اچھے پیش کیے, لیکن کیس کی پلنگ کے لیے جو ثبوت ہوتے ہیں ایز اے وکیل میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں, کچھ قانونی حقائق سامنے رکھنے پڑتے ہیں. اس میں ہم فیل ہوئے ہیں. ہماری ایگریسو فورن پالیسی نہیں تھی, ایگریسو فورن. دیکھ بات یہ ہے کہ آپ کا میں نہیں سمجھتا کیا وہ وجہ ہے, کیا نون لیگ میں یا پاکستان میں قابل لوگوں کی کمی ہے. ہمارا فورن منسٹر فل ٹائم ہونا چاہیے. دس از اے کرمنل سن, یہ بہت بڑا جرم ہے, قومی جرم ہے آپ وزیر خارجہ نہ رکھ کے, کیونکہ وزیر خارجہ اگر فل ٹائم ہوگا اس کا کام ہی لابنگ ہوگا. دیکھیں میاں صاحب کی بہت بڑی پوسٹ ہے, وزیر اعظم ہیں, ان کو 100 اور بکھیڑے دیکھنے پڑتے ہیں, 100 اور مسئلے دیکھنے پڑتے ہیں. آپ ایک دن اسپیشلسٹ, ہم کے لیے اسپیشلسٹ آدمی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئی کی سرجری بھی ایک آدمی سے کرائیں, آپ ہارٹ آپریشن بھی ایک آدمی سے کرائیں اور آپ سب کچھ ایک آدمی. میں سمجھتا ہوں ٹائم از رائٹ ناؤ. میاں صاحب ایک اچھے آدمی کو, بڑے قابل لوگ ہیں نون لیگ میں, کسی کو دیں فورن پورٹ فولیو دیں. اور میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز جو بڑی پازیٹیو ہوئی ہے, کل بھی جناب عمران خان صاحب نے اور پرسوں بھی عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم حکومت کو آرمی کے ساتھ اس مسئلے پکے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم حکومت کو آرمی کے بالکل پشت پہ مسئلہ کشمیر کھڑے ہیں. ہم فل سپورٹ دیں گے حکومت کو اس میں. جی دیکھیے میرے خیال میں پرائم منسٹر کا جو تقریر تھا وہ اسٹریٹجک تھا. اس کا ریئیکشن جو انڈیا میں سب سے زیادہ آیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں بیٹھ کے کس طرح جو ہے ایک قومی جس میں قومی موقف پیش کیا گیا اس کو ہم نشانہ بناتے ہیں اور ایک اسکورنگ کرتے ہیں. جب انہوں نے ٹیررزم کی بات کی ہے تو انہوں نے اسٹیٹ ٹیررزم کی بات کی ہے. اسٹیٹ ٹیررزم کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اسٹیٹ ٹیررزم کرتا ہے. اب اگر آپ گلباشن کا نام لیں تو اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ جب آپ UN جاتے ہیں تو اس میں آپ قومی موقف رکھتے ہیں, اس میں آپ کی جو مجموعی فورن پالیسی ہے ریجن اور علاقے اور دنیا کے بارے میں وہ آپ رکھتے ہیں. ہم نے 3 چیزوں پہ فوکس کیا. پہلے یہ کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے کشمیر میں, دنیا اس کا نوٹس لے. دوسری بات یہ کہ UN جو ہے کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ریجن ہے, پاکستان اور انڈیا کا اس میں اختلاف ہے اس وجہ سے. اور تیسری بات یہ کہ یہ فلیش پوائنٹ ہے, مذاکرات جو ہے انڈیا نہیں کرنا چاہتا اور ان مذاکرات ہی کے ذریعے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. یہ باتیں وہاں پہ ایک موقف کے طور پہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نے رکھی ہیں. تمام جو حریت رشیب انہوں نے اپریشیٹ کیا. پاکستان کی تمام میجر جن کو فارن پالیسی کا کچھ پتہ ہے, حتیٰ کہ PTI کے جناب شاہ محمود قریشی نے بھی اپریشیٹ کیا ہے. ان سے پہلے گلبھوشن کی بات کیوں کی؟ دیکھیے اسٹیٹ ٹیررزم کا مطلب ہے گلباشن انڈیا کا نام لے لیتے تو بہتر نہیں. 2 باتیں, ہم انڈیا کا پچ
क्या है? इंडिया पिच ये है कि दो फोकस चाहते हैं कश्मीर से बलूचिस्तान का हम नाम लें। हम इनएडवर्टेंटली वर्ल्ड फोरम पे बलूचिस्तान को क्यों लाना चाहते हैं? एक बात उनका पिच ये है कि हम यूरी पे तबसरे करें, जो ऑपरेशन है जो हमें नहीं मालूम कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो पे वो बस थोक रहे इस स्पीच में तो उसने दो कुछ बातें ज्यादा उड़ी पे बात नहीं की। उन्होंने हमने इंडिया के पिच पे खेलना ही नहीं है। इंडिया की स्ट्रेटेजी ये है कि कश्मीर और बलूचिस्तान को इक्वेट किया जाए। और गुलबाशन के हवाले से हमने 10 फोरम पे बात की, हम करते रहेंगे और ये कोई नई बात नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि स्टेट टेररिज्म, इसका मतलब ये है कि रियासती दहशतगर्दी के सामने कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए था। और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने दुरुस्त किया अपने तकरीर में कि हम इंडिया के पिच पे खेलें। हमने क्या किया? हमने जिस चीज को इंडिया चिढ़ है, जिसकी वजह से ये दो शोषित छोड़े गए, बलूचिस्तान की बात हो रही है और यूरी की बात हो रही है, वो ये कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन। आज जिस तरीके से कश्मीर का मसला मिस हैंडल हो रहा है या सिचुएशन मिस हैंडल हो रहा है, दुनिया का कोई भी मुल्क ये नहीं कह सकता कि इस हवाले से पाकिस्तान का मुकदमा हालात है। इसलिए हमारी डिप्लोमेसी मेरे ख्याल में सक्सेसफुल रही कि हमने इंडिया को आइसोलेट किया। मैं खुद बताऊं, ह्यूमन राइट्स नफीस जरिया सब लाइन पे अगर हमसे बात कर रहे हैं, नाजरीन, तर्जमान वजारत खर्जा जनाब नफीस जरिया सब हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। ये फॉरेन मिनिस्टर जो है उनकी भारत की उनकी जो स्पीच थी असेंबली के अंदर, जो कि जाहिर है कि सारी दुनिया कह रही है कि झूठ का एक पलंदा था, उन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर भी बात की, कश्मीर के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई बात नहीं की, बल्कि वो उनका कहना ये था कि बाहर से लोग आके ये पाकिस्तान को इल्ज़ाम तराशी, उन्हें एक जो उनका ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हुए बाजी के टेररिज्म वहाँ से आ रहे हैं। तो क्या आपका इसके ऊपर रद्द अमल है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो कश्मीर का वहाँ पे सूरत हाल है, ये जितनी चीजें आपके सामने भी हो रही हैं, आप उसको इस पस मंजर देखें कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो इंडिया की काबिज फौजों ने मजालिम इस वक्त ढा रखे हैं और जिस बेदीक तरीके से और जालिमाना तरीके से उन्होंने निहत्ते कश्मीरियों को जो है वो शहीद किया है, 100 से ज्यादा पिछले 75-76 दिन के अंदर, और कितने सैकड़ों लोगों को जो है अंधा कर दिया है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें बच्चियां शामिल हैं, नौजवान हैं, यानी आने वाले वक्त के लिए उनका मुस्तकबिल तय कर दिया। 10,000-12,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मुख्तसर ये कि इस चीज ने पूरी दुनिया की नजरें जो है वो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम की तरफ मरकूज करी। अब भारत जो इस वक्त सब कुछ कर रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी करता है, जो कि नई बात नहीं है, आज तक के भी उसने कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन वो मुस्तकिल बात करता रहता है। भारत बात कर, वो इसका असल मकसद तवज्जो हटाना कश्मीर की तरफ से, पहली बात। दूसरी चीज है, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है या उनके इल्जाम तराशी का ताल्लुक है, भारत जो है वो बसात खुद रियासती दहशतगर्दी के अंदर मुलविस है मकबूजा कश्मीर में। फिर भारत खुद जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है और उसकी फाइनेंसिंग भी करता है। इसका एतराफ़ जो है वो कुलभूषण यादव ने किया है। उसके अलावा भी आज से 6 साल पहले ये यूएस के स्टेट सेक्रेटरी डिफेंस जो है, सेक्रेटरी डिफेंस चक हेगल, उन्होंने भी जो है इस बात का इंकशाफ किया था कि इंडिया अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान में पैसे लगाता है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो ये वो सारे शवाहिद है। और बार बार इंडिया जो है, अब कुलभूषण ने जो है जो इतराफ़ किया था उसके अंदर उसने बलूचिस्तान का नाम लिया और CPEC के हवाले से बात की, उसने कराची में जो चीजें हो रही हैं उसके हवाले से बात की कि किस तरह इंडिया मुलव्वस है, और फिर फाटा वगैरह। तो फाटा वगैरह का तो ये है कि वो चूंकि फाटा में पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग जीत रहा था, तो उस वक्त उनको भी इस पे में परेशानी थी। उन्होंने कभी लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट कर देते थे, कभी वर्किंग बाउंड्री हॉट करते थे, और फिर उसके बाद जो है इनकी रॉ मुस्तकिल सर में अमल रही है। खैर, इसके अलावा जो है आप जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इंडिया खुद जो है पाकिस्तान में सियासत में दहशतगर्दी करा रहा है, और इसका सबूत है वो हमारे इररिफ्यूटेबल सबूत हमारे पास मौजूद है, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस चीज पे भी बात हुई है कि पाकिस्तान ने जो है वो अभी किसी तफसीरनिगार ने बात कर रहे थे, मैं इनकी तायद करता हूँ कि बेसिकली जो हमने वहाँ पे कश्मीर
ہمارا مقصد تھا کہ کشمیر جو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ انڈیا کی مستقل کوشش یہی ہے کہ وہ کشمیر سے نظر آنا چاہتا ہے دنیا جہان کی۔ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے ذکر کر کے اور ثابت کر دیا ہے اور مستقل یہ اس چیز کو ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے بلوچستان میں ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کو ملوث ہے پوری طریقے سے۔ تو یہ باتیں ہیں جو میرے خیال میں سب کے سامنے ہیں، اور انڈیا کی جو کوشش ہیں دنیا کی توجہ ان کے مظالم سے ہٹانے کی، اس میں ان کو کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی، کیونکہ یو این ہیومن رائٹ کمشنر جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن اب ضروری ہو گیا بھیجنا۔ او آئی سی نے کہا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن ہم بھیجیں گے، اور او آئی سی کانٹیکٹ گروپ جو کشمیر ہے ان کے ممبروں نے بھی کہا ہے کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ مشن جانا چاہیے۔ غرض یہ ہے کہ خالی اس کے علاوہ دنیا جہان میں، یورپ میں اور نارڈک اسٹیٹ میں اور کینیڈا میں اور مختلف یو کے میں بڑے مظاہرے ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر، پرامن مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن وہ مظاہرے ہوئے ہیں جس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، کشمیری ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈائسپورا ہے، خود وہاں کے لوگ ہیں اور ممبر پارلیمان ہیں جو کہ ان مظاہروں میں شریک ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے۔ اچھا نفیس صاحب، پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ بہت نفیس صاحب مجھے ایک تو یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب اگر گلبھوشن یادیو کا نام وہاں پہ لیتے تو کیا پاکستان کا کیس مزید اسٹرانگ نہ ہوتا، giving this evidence to the world that India is directly interfering and financing and supporting and operationalizing terrorism in Pakistan؟ اور دوسری بات آپ نے ثبوت کی بات کی ہے، ایک تو ہم نے بتایا کہ ہم چیزوں کا مرکز جو ہے وہ کشمیر رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ بیچارے کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں جو بلڈ شیڈ ہے اس کو فوراً روکا جائے، اس لیے اس پہ جتنی بھرپور آواز اٹھائی جا سکتی ہے ہم وہی کرنا چاہتے ہیں۔ سیکنڈ، کلبھوشن یادو جو ہے وہ اس نے جو اپنے ریولیشنز ہیں ذرا اس نے نشاندہی کی ہے ایک نیٹ ورک کا، یہ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اس کے اوپر کام ہوتا ہے اور اس نیٹ ورک کے سرے پکڑنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اچھا لاسٹ بات میں کہنا چاہوں گا، ہلو جی پلیز گو ایٹ۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم آلریڈی پوری دنیا کو بتا چکے ہیں کلبھوشن یادو کا بھی، اور آلریڈی ہم جو ہے لاسٹ ایئر دوسرے بھی دے چکے ہیں کہ کس طریقے سے انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی میں انوالو ہے، ملوث ہے پاکستان میں۔ تو یہ جب ساری کارروائی کمپلیٹ ہوگی اور جو وقت کے ساتھ چلتی رہے گی، تو جب مناسب وقت ہوگا اس ٹائم پہ ہم ڈیفینیٹلی کلبھوشن اور یہ انڈیا کے جو مزید ثبوت ہیں وہ ہم داخل کر دیں گے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں بہت شکریہ نفیس زکریا صاحب، He should answer if he's sitting on the responsible seat. دیکھیں فورن یہ نہیں he is not people respond. دیکھیں فورن پالیسی ایک تقریر کی مار نہیں ہوتی کہ آپ کے وزیر اعظم نے ایک تقریر کری اور آپ کامیاب فورن پالیسی۔ میں سمجھتا ہوں نفیس زکریا صاحب اور ان کی خارجہ آفس جو ہے وہ فیلڈ ہے، they failed to do their national duty۔ سچ بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ آدمی نریندر مودی آپ کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، انہوں نے جنرل اسمبلی کے فورم پہ کہا ہے کہ دہشت گرد ہیں، اور وہاں پہ امریکہ میں ٹیڈ اور دوسرا جو ہے اس کا ساتھی ایک دوسرا جو ہے ٹو گائز the second one is always he talks against Pakistan، وہ سینیٹ میں بل لے کے گئے کہ پاکستان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا۔ نیکسس ہے امریکہ اور ہندوستان کا، آپ کو موقع ہے کہ آپ نے ان کے ایک سرونگ ان کے را کے جاسوس کو پکڑا جو آپ خود ایڈمٹ کر، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے نہیں وہ آپ سوری یہاں پہ ایک طرف تو یہ ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں، نفیس زکریا نے بھی یہ بولا ہے کہ اس کے پاس ثبوت نکلے ہیں اس کلبھوشن سے، کسی پیک کو وہ ڈیمیج کرنا چاہتا ہے، کراچی میں وہ دہشت گردی کرا رہا ہے، بلوچستان میں اس کا ہاتھ ہے۔ آپ نے بھائی آپ نے دنیا کو ان کا ایک ثبوت جس سے دنیا میں ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان دہشت گرد ہے، آپ نے ہندوستان کو فری سپیس دے دی، آپ کہتے ہیں بڑے کامیاب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں you have failed to do the national duty۔ اور ایک اور چیز نفیس زکریا صاحب، آپ نے کس بن آپ اس چیز کو سیکرٹ رکھا ہوا ہے؟ آپ نے کشمیری بچوں کے چھلے ہوئے چہرے، ان کے زخمی بدن، ان کی تصویریں، ان کے ڈوسیئرز پوری دنیا کو جنرل اسمبلی میں نواز شریف صاحب کی تقریر سے پہلے کیوں نہیں دیے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کو اپنی پالیسی ریویزٹ کرنی چاہیے، ایگریسو پالیسی اپنائیں۔ وہ آپ کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، وہ آپ نارتھن ایریاز میں آج آپ کی فلائٹس جا رہی،
آپ موٹر پہ آپ کے جہاز اڑ رہے ہیں اپنا فائٹر جیٹس, آپ کو وہ بارڈر پہ فوج بھیج چکا ہے, وہاں پہ وہ اپنے اسلحہ بھیج رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں مناسب, کون سا مناسب وقت؟ دس از دا مناسب وقت بھائی, جب وہ حملہ کر دے گا پھر مناسب وقت ہوگا. ایک تو ہندوستان حملے کی جرات نہیں کرے گا, اگر حملہ اس نے کیا انشاءاللہ ہندوستان کی 200 ٹکڑے ہوں گے, ہم سارے کے سارے پاکستانی چاہے سیاستدان ہو چاہے کوئی بھی ہو پاک فورس سے آگے لڑیں گے. لیکن یار اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کو تنخواہیں لے رہے ہیں, آپ پاکستان کا جھنڈا یوز کر رہے ہیں, آپ پاکستان سے مرات لے رہے ہیں, وائی آر یو ناٹ فائٹنگ دا کیس پراپرلی؟ ایک نواز شریف کی تقریر کے پیچھے آپ پڑھیں, اچھی سپیچ کی اس آدمی نے, اس نے نواز شریف صاحب نے کشمیر کے پوائنٹ کو الیبریٹ کیا. ہم تو سپورٹ کرتے ہیں اس تقریر کو, لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہوتی تو بہتر تھا. مجھے کوئی نہیں سمجھا پا رہا کہ یار کلبھوشن پہ کیوں نہیں بات کی, بلوچستان پہ کیوں نہیں بات کی؟ کہتے ہیں وہ انٹرنیشنل ہو جائے گا. او بھائی انٹرنیشنل تو اس نے کر دیا ہے, اس آدمی اس دہشت گرد نے. کل نریندر مودی نے 15 اگست میں اس نے بلوچستان کا نام لیا. آپ کا تو کام یہ کہ دنیا کو ثابت کرے کہ ادھر کوئی دہشت گردی نہیں ہے, ہم لوگ کوئی ادھر ظلم نہیں کرے. آپ کا ہندوستان کا سرونگ راک ایجنٹ ادھر سے پکڑا جا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی, میں سمجھتا ہوں کوئی اس میں مجھے بدنیتی نظر نہیں آتی, مجھے اس میں ان کی بے بسی نظر آتی ہے, ان کی سمجھ اور سوچ کا فقدان نظر آتا ہے. اور میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, یا تو اس ملک کو چلانا ہے تو صحیح طریقے سے چلائیں یا چھوڑیں اس حکومت کو. یار فورن منسٹر دنیا میں بتائیں کس ملک کا وزیر اعظم جو ہے کسی ترقی یافتہ ملک کا یا کسی پروگریسو ملک کا وزیر اعظم بھی وزیر خارجہ ہے؟ آپ کے 50,000 اور کام ہیں. ایک تو آپ کو ہے, یار ایک چیز اور بھی ہے, وحید صاحب ایک اور چیز بھی ہے, خدا کا واسطہ ہے میاں صاحب کو دیکھیں, آپ کے بزنس کنسرن ہوں گی, جائز ہوں گی, آپ کے بچے ادھر ہوں گے, آپ صرف اپنا حسن حسین کے والد محترم نہیں ہے, اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. آپ نے پاکستان کی عزت کا کباڑا کر دیا ہے. ہر ہفتے آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں, یار آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ ذاتی ٹرپس میں ادھر آ جا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو بچوں سے ملنا ہے ان کو بلائیں ادھر آ کے آپ سے ملیں. پاکستان کا وزیر اعظم ایک بہت بڑی پوسٹ ہے, وہ جدھر آپ جائیں دنیا میں, واسی میں آپ نے لنڈن میں لازم ٹھہرنا ہے. او بھائی آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, پلیز کنسیڈر دس. آپ کا کوئی دنیا کا کوئی سربراہ مملک اس طرح اور ملکوں میں جا کے ادھر راتیں نہیں گزرتا. ویکینڈ آپ نے ادھر, آپ نے اگر سپیچ کر دی جنرل اسمبلی میں, آپ کو فوری طور پہ پاکستان آ کے آج اسمبلی میں سپیچ کرنی چاہیے, قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ جا کے ادھر بیٹھ کے اپنا ویکینڈ منانے. یہ چیزیں ایسی ہیں, دشمن نہیں ہے نواز شریف صاحب کے, ہم ان کو اس میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یار کچھ آپ بھی خدا کا خوف کریں, کوئی اس ملک کو, کوئی اس کے اداروں کو اور اس پارلیمان کو سیریس لیں. دیکھیے مجھے تو انڈیا کی تکلیف کا سمجھ کہ انہوں نے جس طرح نیگیٹو ایکشن کیا پرائم منسٹر صاحب کی کامیاب سپیچ کے بعد, مجھے پی ٹی آئی کی سمجھ نہیں آتی, یہ تکلیف کی جو سمجھ نہیں آتی. ان کو کیا پرابلم ہے جب پوری دنیا نے تعریف کی ہے پاکستان کی ڈپلومیسی میں کی, جب ترکی سے لے کے امریکہ تک, آج امریکہ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے ڈیفنس کے مضبوط ریلیشنز ہیں. جہاں کانگریس کی بات آ گئی, 2 ایسے کانگریس مین ہیں جو انڈین لابی کے خریدے ہوئے لوگ ہیں, اس کے موو کرنے سے پاکستان دہشت گرد نہیں بنے گا. انڈیا کی ایک تقریر بلوچستان کے حوالے سے, بلوچستان انٹرنیشنلائز نہیں ہونے جا رہا. آپ مس گائیڈ نہ کریں لوگوں کو. تیسری اہم بات یہ کہ جس طرح ہماری روبسٹ ڈپلومیسی کی وجہ سے ہیومن رائٹس گروپس کے 5 ہیومن رائٹس گروپ آج بات کر رہے ہیں کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیج رہے ہیں کشمیر میں, ان کو عمران خان نے کانٹیکٹ نہیں کیا. اسی طرح رشیا اس طرح سے پاکستان کے ساتھ, انڈیا نے کہا کہ آپ اگر پاکستان جائیں گے تو آپ ریڈ پرائم منسٹر اگر واپس آ جاتے ڈائریکٹلی. نہیں آپ مجھے جواب, آپ مجھے ان کے ریلیگیشن جواب دینے دیں, اس پہ میں آ رہا ہوں. رشیا کو انہوں نے دھمکی دی ہے انڈیا نے کہ اگر آپ پاکستان جائیں گے, جوائنٹ ایکسرسائز کریں گے تو ہمارا ریڈ لائن کراس ہو گیا. لیکن پھر بھی ہماری روبسٹ لابنگ کی وجہ سے وہ اسکیجول کے مطابق ہو گئے, اور آج ہمارے ریلیشنز رشیا کے ساتھ ایکسلنٹ ہیں. سعودی عرب ہمارے ٹریڈیشنل دوستوں کے ساتھ ہماری, یہ ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے, یہ گورنمنٹ کی کامیاب خارجہ پالیسی ہے کہ آج انڈیا جو ہے آج جو ہے ایرانین پریزیڈنٹ خود ریکویسٹ کی ہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں بھی تشویش ہے کہ بلوچستان جو کچھ ہو رہا ہے, اور ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بلوچستان کا مطلب ہے ایران بلوچستان کو بھی تھریٹ ہوگا. اور یہ ہماری کامیاب سفارتی کامیابی نہیں اور کیا ہے. رہی یہ بات کہ خان صاحب کی سنجیدگی کا یہ عالم کہ آج جو ہے وہ جب پرائم منسٹر اس ملک کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں نیو یارک میں, جب کشمیریوں کی اس بات کی ترجمانی کر رہے ہیں, خان صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ میں جا کے پرائم منسٹر کے گھر پہ حملہ ہوں گا. خان صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ میں جا کے ان کی گھر کی چاردیواری کو تہس نہس کروں گا, اور 2 دن پہلے تک وہ کشمیر پہ وہ خاموش تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مارچ کریں گے. یہ تو سنجیدگی آپ کا عالم ہے. میں سمجھتا ہوں اپنے آپ اپوزیشن کہتے ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سی بڑی پارٹی سمجھتے ہیں, تو آپ پاکستان کی فارن پالیسی قومی مفادات پہ کیوں آپ کو ٹیپ چڑھے ہوئے ہیں؟ اگر واقعی آپ اس ملک کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی
मिस्टेक्स हैं, आप समझते हैं कि आप कश्मीर पॉलिसी हमारी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हिंदुस्तान के हवाले से हम एक कौम है, कश्मीर के हवाले से हम एक कौम है, कौमी यकजहती कहाँ गई आपको? क्या हम आपके घर आएंगे, आपके पैर पकड़ेंगे कि इंडिया में धमकी दे रहा है लिमिट जंग का, और आप खुदा के लिए जो गाने आप जाए वहां पे ड्राइव ये बंद कर दें? ये आपकी संजीदगी का आलम है। और फिर हमें समझा रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। हमने दुनिया को दिखा दिया कि आज इंडिया जिस तरह कश्मीर पे अकेला गया है, फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने रोबस्ट तरीके से इस गवर्नमेंट ने कश्मीर का मसला उठाया। पिछले किसी भी गवर्नमेंट ने, मैं चैलेंज करता हूं पीपल्स पार्टी से कि मुशर्रफ साहब के दौर में किसी ने भी कश्मीर का मसला इस तरह नहीं उठाया। उन्होंने बैक बर्न पे जो डाला था ये हकायक, और उसका आप नहीं कर सकते। खुदा के लिए दो अल्फाज अच्छे आप इस्तेमाल करें, अगर कोई जमीर कोई चीज है, अगर उन्होंने तारीफ नहीं की, उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जो है पूरी लिस्ट होनी चाहिए, फिर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। फिर ये मेरे ख्याल में पॉइंट स्कोरिंग का एक वक्त होता है, एक हद होती है। आप अपोजिशन में है, आप तनकीद करें, ठीक है, लेकिन एक चीज हमारी कौमी सोच है, कौमी मफादात है, कौमी मौक़िफ़ है, उस पर जो है हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस मुल्क की नुमाइंदगी करने वहां गए थे। आज अगर नवाज शरीफ साहब नहीं होते, इमरान खान होते, हम भी उनके पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि ये हमारी हुकूमत और रियासत का मसला है। इस पर आप पॉइंट स्कोरिंग ना करें। जहां तक नवाज शरीफ साहब लंदन का ताल्लुक है, वो अगर 2 दिन आ गए वहां पे चेकअप कराने के लिए, उसको भी आपको प्रॉब्लम है। वो हार्ट के मरीज हैं, वो कवर हो गए हैं, अब उन्हें अगर चेकअप करना है, ये आपको प्रॉब्लम है। और एक कामयाब डिप्लोमेटिक कामयाबी सक्सेस जो आपने देखा है, जिस तरह उन्होंने दुनिया की मुंह बंद की है, आज पूरा दुनिया जो है वो इंडिया का नैरेटिव नहीं बाय कर रहा कि और वाकई हमला हुआ, वो शक में मुब्तला है कि ये किस तरह टाइमिंग इसका है। जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तकरीर करने के लिए न्यूयॉर्क, यहाँ पे उरी का वाक़या होता है, तो लोगों को अब शक पड़ गया और वो इंडिया का वर्जन नहीं बाय कर रहे हैं। आप भी इंडिया का प्रोपेगेंडा में आ गए, आप भी उनकी मीडिया का नैरेटिव प्रमोट कर रहे हैं। आप इंडिया, क्योंकि शायद आप ज्यादा इंडियन मीडिया देखते हैं, लिहाजा प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान के अवाम को फिल्टर कर रहे हैं। दो का नारे इस कौम को, इसको सी हकायक बताएं। हकायक ये कि इस वक्त पाकिस्तान एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा है, जिस एग्रेसिव तरीके से हम कश्मीर को हाईलाइट कर रहे हैं। मुझे बताएं कि क्या कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या इस तरह कोई होना चाहिए, फोरम होना चाहिए जहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को प्राइम मिनिस्टर मदऊ करें, और जो सिचुएशन बॉर्डर के ऊपर क्रॉप अप हो रही है उसके हवाले से कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आएंगे, मेरे ख्याल में कल आ रहे हैं इस हवाले से, या परसों आएंगे। एक दिन उनका डिले हो गया, तो यकीनन जो भी पार्लियामेंट भी जाएंगे, पार्लियामेंट को भी एतमाद मिलेंगे, जो दूसरे हमारी लीडरशिप है उनको एतमाद मिलेंगे, हुर्रियत के रहनुमाओं को एतमाद मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह उनकी तकरीर की पज़ीराई हुई है, जिस तरह खुद हुर्रियत की लीडरशिप की है, दूसरी सियासी पार्टियों ने, हत्ता कि हमारे बदतरीन मुखालिफिन पीपल्स पार्टी के हिना रबानी कर साहिबा ने कहा कि इस सियासत ना करें। जिस तरह उन्हें कौम की उमंगों की तर्जुमानी की है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये हमारी मुखालिफिन है। और इस तरह शाह महमूद कुरैशी जो हमारे बदतरीन मुखालिफ है, उन्होंने कहा, चूंकि फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, उनको की अंडरस्टैंडिंग है कि यूएन में क्या होता है, तो फिर पीटीआई भी हमारे साथ है, मुकमुका है। क्या शाह महमूद कुरैशी भी हमारी पार्टी का है? आप कहें कि वो हमारी पार्टी का नहीं, या आप कहें कि वो हमारे साथ का मुकमुका है, लेकिन उनको फॉरेन पॉलिसी का को उनको कुछ समझ है। लिहाजा मैं समझता हूँ पीटीआई को, उनकी लीडरशिप को, इमरान खान साहब को और उनकी सेकंड लीडरशिप जिसमें अली मोहम्मद खान साहब भी हैं, इन्हें ये सोचना चाहिए कि एक हद है, वहाँ तक आप पॉइंट स्कोरिंग करें, दूसरी चीज़ों पे आप ना करें। अली साहब, डोमेस्टिक जो एजेंडा है पॉलिटिकल, वो ज़ाहिर है कि इस तरह के जो इशूज़ हैं रीजनल, खासकर इंडिया के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, वो फिर मीडिया के ऊपर भी वो नीचे चले जाते हैं और दे इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल इश्यूज हैं, स्पेशली जो हमारा स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं इस वक्त, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो डू यू थिंक कि टाइमिंग जो है इसकी, लाहौर का जो कुछ आप लोग करने जा रहे हैं, जिसे इन्होंने तस्करा कर दिया, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपसे सवाल भी करूँ कि टाइमिंग इज़ ओके, कि मतलब इस तरफ लगना चाहिए, या हमें जो इंटरनेशनल ख़तरात हैं उसके लिए बैठ के कोई एक कम्प्रिहेंसिव किस्म की डेट होनी चाहिए और कंसेंसस डेवलप करने चाहिए। कल इमरान खान ने बात की है कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं जंग के, तो फिर इसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं। 30 तारीख को व्हाट इज योर असेसमेंट? हो सकता है ऐसे इंडियंस जो है, मेरा नहीं ख्याल इंडिया गिदड़ बकरियां दे रहा है, खासकर चाइना ने जो उसको शटअप कॉल दी है। देखें 30 को हमारा जलसा है वो हो जाएगा ख़त्म, और उसके बाद हम और भी करेंगे, अब तक ये होश के खुद नहीं लेंगे। देखिए इनके पास बड़ा आसान काम है, हमारे जलसे जुलूस ख़त्म करने का बड़ा ही आसान काम है। वो कैसे? ये एक ऐसा फोरम चूज करें जहाँ इनका एहतसाब हो सके। हमने कोई
चांद नहीं मांगा खेलने को, ये कह रहे हैं एहतसाब करें। जो बात नवाज शरीफ साहब ने अपने मुंह मुबारक से फरमाई थी कि मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ, अपनी बात को पूरा करें। मसला ये है वही साहब कि यहाँ पे इदारे जो हैं वो सारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इदारे जो हैं वो प्रेशर में हैं हुकूमत से, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हाथ में इस वक्त इख्तियार है, कानून साजी में उनके पास अक्सरियत है। मसला ये है कि जिस पे इल्ज़ाम है उसके पास अभी अक्सरियत है, वो चाहता नहीं कि वो ऐसा लॉ बनाए TORs में जिससे उसका एहतसाब हो सके। अगर वो बेगुनाह हैं नवाज शरीफ साहब और उन्होंने ये पैसे बाहर नहीं निकाले, सारा हलाल का है, तो उनको तो रात को नींद ना आए, वो तो कल का इंतजाम ना करें, रात को TOR हमारी मर्जी के बना के, अपोजिशन मर्जी के, कभी अगर मैंने चोरी नहीं की, आप जिस भी TOR में मुझे डालें, जिस भी दुनिया की अदालत मुझे लेके, मुझे तो नींद ना आए। मैं तो कहूँ कि भाई रात के 2 बजे ये कमीशन बनाओ ताकि मेरा नाम क्लियर हो। इतने साफ लोग नहीं है जो आपके मतलब तो पहले के जो पॉलिटिशियंस हैं। यही तो मसला है। देखें, हुकूमतों में बैठ के इनके जो बहुत से लोग जो वजारतों के जनरलों के शौकीन हैं, आप समझ गए जो मैं बात कर रहा हूँ, वो उछल उछल के शाह से ज्यादा शाह वफादार बन रहे हैं। और भाई अगर आप समझते हैं कि हमारी जमात में ABCD करप्ट हैं, तो उसको कौन पकड़ेगा? नरेंद्र मोदी आके पकड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि गलत है और आपके पास सबूत हैं, तो आप पकड़े ना उनको। मेरे तो जमात के लीडर इमरान खान ने ही कहा है कि आप नवाज शरीफ साहब से पहले मेरा एहतसाब में उसी TOR पे। अब मसला ये है कि मियाँ साहब पकड़ाई नहीं दे रहे, वो पकड़ाई नहीं रहे, और उनके जो 10 रास्त हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने उनको ये मशवरा दिया है कौमी असम्बली में खड़ो के कि ये नेशनल इशू नहीं है, कौम हैज मूव्ड ऑन, नेशन हैज मूव्ड ऑन, और ये हफ्ते 2 हफ्तों में भूल जाएगी। कोई भूला है? उस तकरीर को आज 3 महीने हो गए। मैं समझता हूँ कि इनको इस इशू से भागना नहीं चाहिए। अगर ये बेगुनाह हैं, अगर पनामा लीक्स में जो इशूज जो ब्रेक हुए हैं दुनिया में, जो इंकशाफात हुए हैं, अगर वो गलत हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी कमीशन बनाना चाहिए। ना हम एहतजाज करेंगे, ना रोड पे आएंगे। बाकी जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, उसका हक में नवाज शरीफ साहब ने नहीं, आईन पाकिस्तान ने दिया है, आर्टिकल 19 ने दिया है। जब तक आईन पाकिस्तान, लेकिन टाइमिंग कहते हैं कि टाइमिंग शायद ऐसे है कि जिसमें मतलब जिस तरह की सिचुएशन रीजन की है, खासकर इंडिया के साथ जो हमारे हालात हैं उसमें, देखिए इस पे बहस हो सकती है, इस बहस हो सकती है ज़ाहिर है कि इसको पाकिस्तानी पोस्टपोन करें मतलब या सारी ना दुनिया करें। का, लेकिन एक चीज जो मीडिया होता है, आप लोग जब जलसा कर रहे होंगे, जिस तरह से लोग वहाँ पे पहुँच रहे होंगे कन्वाइस की सूरत में, तो मीडिया उसको लाइव कवर कर रहा होगा। तो जो कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है इस वक्त, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जाहिर है कि वो नीचे आ जाएगा। वो शायद आखिरी स्टोरी होगी मीडिया के अंदर या जहाँ पे भी उसको प्लेस किया जाएगा, बट नेशनल जो प्रोटेस्ट हो रहा होगा उसको ऊपर लाया जाएगा, तो उससे फिर डाइवर्ट हो जाएगा सिचुएशन। और अगर ये डिबेट 2, 4, 5 दिन आप लोगों के धरने की वजह से मीडिया से हट जाती है, तो उसका नेचुरली कश्मीरी और पाकिस्तान को तो नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के मफाद के काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई ये बात कहेगा कि हम खुदा न खास्ता कश्मीर कॉज के खिलाफ बात करें, तो फिर हमारे पास भी करने को बहुत बातें हैं जो हम करना नहीं चाहते। मैं सिर्फ इशारे में आपको बात की कि कलभूषण पे बात न करना मुझे इसकी वजह समझ में नहीं आती। इनको अगर देखें, सिंपल सी बात की समझ नहीं आती कि एक हिंदुस्तानी जासूस पकड़ा गया और आपके पास एक दुनिया का फ्रॉम मौजूद था, दुनिया को सुन रही थी और आपने उसका नाम तक नहीं लिया, तो इसका मैं क्या मतलब? लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब मुहिब वतन है और इंशाल्लाह है, उनसे गलती हुई है, टेक्निकली गलती को बताना चाहिए था। जहाँ तक इस जुलूस का ताल्लुक है, जिससे का ताल्लुक है, 30 को जल्द हो जाएगा। ये घोड़ा और ये मैदान पहले भी इनके हाथ था। इनको ये जनरल असम्बली से पहले कश्मीर ये 70 दिन नहीं आया था। आज तक कश्मीर पे जॉइंट सेशन नहीं हुआ। आज तक नवाज शरीफ ने कश्मीर पे कौमी असम्बली में आके कौम को इत्तेहाद में नहीं लिया। और जो स्पीच के बाद उनको हॉलीडे मनाना ज्यादा अजीज था, बजाय इसके कि आज कौमी असम्बली में आके कौम को बताते और कौम को। लेकिन ये कह रहे हैं चेकअप के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए। अल्लाह उनको सेहत, हमेशा उनको वापसी में एक मेडिकल चेकअप होता है, हम तो के लिए दुआ गो हैं। लेकिन मैं ही दरखास्त करूंगा ये इंग्लैंड के विजिट कम करें, ये पाकिस्तान में ज्यादा वक्त गुजारें। आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जब आप वज़ीर आज़म ना हो बेशक आप उधर बैठ जाएं, ठीक है, लेकिन जब वज़ीर आज़म हो तो आपको इधर रहना चाहिए। पहली बात ये कि इस मुल्क के साथ, इस चौथी नस्ल के साथ PTI ने एक बहुत तारीखी जुल्म किया है। पहली दफा हमें एक मौका मिल रहा था कि वाकई हम पनामा के बाद करप्शन के हवाले से एक मस्तर निज़ाम ऑर्गेनिज्म बनाते, सियासत से बालातर हो, पॉइंट स्कोरिंग से बालातर हो, कि जो न सिर्फ अगर माजी का कामयाबी से हिसाब ना करता तो आइंदा जो होने वाली करप्शन है उसका मदावा करता, जो 1 साल बाद होने वाला है, जो 1 हफ्ते बाद होने वाला है, जो पाकिस्तान की किसी भी सूबे में हो रहा है। जिस तरह कोयटा में आपने देखा एक सेक्रेटरी के घर से जितने पैसे निकल आए, ये अब इसका एहतसाब नहीं होगा क्योंकि ये TOR पे मुतफिक नहीं हो रहे हैं। ये जो है पनामा के नाम पे जो सियासत कर रहे हैं, ये गेट नवाज शरीफ
बिलीव इन प्रोजेक्ट है। अब ये तारीखी मौका हमारे हाथ से जा रहा है, क्योंकि एक पार्टी नैब लोग कह रहे हैं हमारे जेब में है, सुप्रीम कोर्ट हमारे जेब में है, FPR और FI हमारे जेब में है। अब सब इदारे अगर हमारे जेब में है तो उसको 3 तरीके हैं। अब अगर जेब में है ये कह रहे हैं, अब अगर ये हमारे जेब है तो उसकी 3 तरीके हैं। आप जाएं, जिस तरह आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, इन पे हमला करें, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये क्या, चूंकि ये सिस्टम ने काम नहीं करा, लिहाजा हम जो है लोग फौज को दावत दे रहे हैं, वो आए हमारे एहतसाब करें। तीसरा तरीका ये कि आप जो है इसको इवॉल्व करें, इसको के लिए कानून साजी करें, इसके लिए जो है सिस्टम बनाएं, इसको मजबूत करें, इसको जो है रिफॉर्म करें। उसके लिए फिर आपको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। उसके लिए आप तैयार नहीं है, आपको जो है शौक है आपके कौल आवाम लाने का। अगर आवाम आपके साथ होती तो आज इलेक्शन में आप रिजेक्ट नहीं होते। पिछले 3 साल में आप जो हर इलेक्शन जो है वो यूज कर रहे हैं। लिहाजा एहतसाब के नाम पे जो मेला फिर लगाने जा रहे हैं वो बेशक आप लगा लीजिए, हमें कोई इशू नहीं है, आवाम आपके साथ नहीं है। आज भी तमाम इलेक्शन हम जीते हैं, आज भी आपके MNAs जो हैं उनकी ड्यूटियाँ लगी हैं कि वो 20 गाड़ियाँ लाएंगे, आपके कारकुनों को वहाँ पे बिठाएंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सीरियसली एक तारीखी मौका हमारे हाथ से निकल रहा है, और वो इसलिए कि आप इस पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, आप करप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। आपने खुद सुबह में दुकान बंद किया, खुद इमरान खान साहब के हाथ जो है वो साफ नहीं है, वो ऑफशोर कंपनी के मालिक निकले, उनके जो लोग हैं वो निकले। उसके लिए आप मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं, आप उनको सेव कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान की मिडिल क्लास और ये मुल्क एक तारीखी मौका जो है खो रहा है, वो इनकी पॉलिटिक्स से। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये आखिर में अर्ज करूंगा, ये मुल्क बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ है, इसके साथ मजाक ना करें। अगर आपने जुर्म नहीं किया तो आप अदालत में पेश हो जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। PTI से आपका ताल्लुक है, जानिश ज़ई साहब नून लीग की नुमाई कर रहे थे, दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आज के लिए इतने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।